देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये आपका जो है पोएम का नाम है। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है बच्चों, वाल्ट विटमेंट। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपकी एग्जाम है ना, तो उस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, कैसे कैसे जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एकदम 100% एश्योर मानिए कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। समझ में आ गई बात। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की अगर आप बात करते हैं तो इसको लिखने वाले जो पर्सन है, जो पोएट, उनका नाम क्या है बाबू, वाल्ट विटमेंट। और आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछेगा, जरा बताइए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो वाल्ट विटमेन के द्वारा क्या होगा, लिखा गया है। वहाँ जैसे होता क्या है बच्चों, जैसे आपके एग्जाम है ना, पेपर जब आता है इंग्लिश का, तो उसमें ऑप्शन आपके दिए गए रहते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप पढ़े रहेंगे ना, तो दिमागवा आपका जो है वहाँ पर काम कर जाएगा और तुरंत जो है सही ऑप्शन पर लेकर चला जाएगा। समझ में आ गई बात। इसलिए चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है। ठीक है। देखो इनके यदि बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 31 मई 1819 इनका जन्म हुआ था। यहाँ से भी एक नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। क्या पूछेगा वह पूछेगा ये कि दरअसल बताइए कि वाल्ट विटमेंट है, उनका जन्म जो है कब हुआ था। तो आप क्या बताएंगे, 31 मई 1819। अगर उनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 26 मार्च 1892 को क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से भी एक नंबर के सवाल पूछेगा। वह पूछेगा दरअसल कि आप बताइए कि वाल्ट विटमेन की मृत्यु कब हुई थी। तो तुरंत आपको याद रहेगा तो ऑप्शन मार दीजिएगा कि नहीं मार दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आगे देखिए, एन अमेरिकन पोइट, यदि हम इनकी बात करते हैं, ये दरअसल इंडियन पोइट नहीं है। इंडियन पोइट मतलब भारतीय कवि। अमेरिकन पोइट का मतलब हुआ जो अमेरिका से क्या करता है, संबंध रखता है। यहाँ का निवासी वो नहीं है, बल्कि वह कहाँ के निवासी है बच्चों, अमेरिका का जो है निवासी। तो यदि हम वाल्ट विटमेन की अगर हम बात करते हैं तो वह कैसे कवि थे बाबू, अमेरिकन कवि थे, अमेरिकन पोइट थे। इसके अलावा एजिस्ट थे। जर्नलिस्ट का मतलब होता है जो पत्रकार, जैसे अपने यहाँ पत्रकार देखते हैं कि नहीं, कहीं भी जो है माइक लेकर दौड़ जाता है, वो सब जर्नलिस्ट। लेकिन देखिए माइक लेकर दौड़ने से काम नहीं चलता है, सब कोई जर्नलिस्ट थोड़े बन जाता है। अब गाँवों में जो है एकदम माइक ले लिया कुछ कुछ बोलते रहता है, उससे तो नहीं होगा। उसका एक कोर्स होता है जर्नलिस्ट का, तो जो कोर्स करके जाएंगे उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, और जिनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी वह बेहतर काम करते हैं। तो अगर हम वाल्ट विटमेन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या थे बच्चों, जर्नलिस्ट थे एंड ह्यूमनिस्ट। क्या थे बाबू, ह्यूमनिस्ट थे। समझ में आ गई बातें। अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ से एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछेगा कि वाल्ट विटमेन जो है कैसे कवि है। तो आपको पता है कि वह कैसे कवि हैं बच्चों, अमेरिकन पोएट। समझ में आ गई बातें। अगर उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या थे, जर्नलिस्ट थे कि नहीं, तो आपका ऑप्शन में दिया गया रहेगा। तो जब ऑप्शन में आपका दिया गया रहेगा तो आप आराम से क्या कर दोगे बच्चों, आराम से टिक करके आराम से निकल जाओगे। समझ में आ गई बातें। आगे देखिए, ऑफन कॉल द फादर ऑफ फ्री वर्स। देखिए यहाँ से भी एक नंबर का जो है प्रश्न है, वो आपके एग्जाम में क्या करता है बच्चों, पूछता है। तो जैसे वो फ्री वर्स के नाम से जाने जाते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका है क्या है, वाल्ट विटमेन। फिर से एक बात आप ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है। तो वाल्ट विटमेन के द्वारा लिखा गया। उनका जन्म कब हुआ था, तो ये आपको पता है। उनकी डेथ कब हुई थी, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। और साथ ही साथ में वह कैसे कवि थे बच्चों, तो अमेरिकन पोइट थे, है ना। आगे जर्नलिस्ट थे, और उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से क्या किया जाता है, उसे दरअसल जाना जाता है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे हम लोग बढ़ें, अब आगे कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए इनका यहाँ देखिए, फेमस वर्क्स
इन्होंने कुछ रचना लिखी थी। देखिए बाबू, एक होता है बाबू वर्क। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि वर्क का मतलब क्या होता है, तो इस वर्क का मतलब हुआ काम। और इसी में अगर पूछे कि वर्क्स का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है बच्चों रचना होता है। क्या होता है इसका मतलब? रचना। जैसे जो कोई लिखता है, जैसे कविता लिखा, वह क्या है? उसका वर्क्स है। समझ में आ गई बातें? तो वर्क का मतलब क्या होता है बच्चों? काम होता है। और वर्क्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? रचना हुआ। तो इनके कुछ फेमस जो है वर्क्स थे, जिसमें क्या था बाबू? लिप्स ऑफ ग्रास। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। आपसे पूछ देगा, कई बार प्रश्न ये पूछ, वो आपसे दरअसल पूछ देगा, भाई दरअसल बताओ कि लिप्स ऑफ ग्रास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। क्या आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा कि लिप्स ऑफ ग्रास जो है किसकी वर्क्स है, किसकी रचना है? तो आप बताएंगे कि वाल्ट व्हिटमैन ने क्या किया था? लिप्स ऑफ ग्रास को क्या किया? लिखा हुआ था। यहाँ देखिए, ओ कैप्टन ये उनके लिखा हुआ है। आपसे ये भी सवाल पूछ देगा कि ओ कैप्टन हैज बीन कंपोज बाई, मतलब ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। व्हेन इलाइस लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लड, ये भी जो है उनका क्या है बाबू? वर्क्स है। वर्क्स का मतलब अभी बताएं हम बच्चों, क्या होता है बाबू? रचना। ये दरअसल आपको याद करने वाली चीज़ है, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। और ये जब रहेगा दिमाग में ना, तो क्या होगा कि ऑप्शन जैसे आएगा तो आप बड़े आराम से क्या कर लेंगे? उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। उसमें आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, और वहाँ कभी भी किंतु और परंतु वाली बातें नहीं रह जाती। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से आपका पोएम शुरू होता है, और इस पोएम के एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। इसलिए एक एक लाइन को समझेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी पूछ देता है, माने व्याख्या जिसको हम लोग बोलते हैं। अरे हिंदी में आप लोग नहीं पढ़े हैं व्याख्या करना एकदम। तो पोएम का जो है कुछ लाइन ले लेगा और कहेगा कि इसको आप एक्सप्लेन करिए, अपने शब्दों में क्या करिए? इसको लिखिए एकदम। तो मान लीजिए कि इसका बढ़िया से आप लोग समझे रहिएगा, तबे ना उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बढ़िया से हम समझे नहीं रहेंगे तो उसे हम अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या कहते हैं वाल्ट व्हिटमैन साहब, कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। देखिए, सेलिब्रेट का मतलब अगर कोई पूछे बच्चों, तो आप बताइएगा कि जश्न मनाना। क्या कहते हैं इसको बाबू? जश्न मनाना कहते हैं। ये उस प्रवृत्ति का कवि है जो कहते हैं कि हम अपने आप में क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। वह इसके माध्यम से एक लेसन भी हमें सिखाते हैं। वह कहते हैं कि भाग दौड़ की जो जिंदगी है, इसमें हमें पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में क्या रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं। तो हम अपने आप में जितना ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं रह सकते हैं। अब मान लो परिवार के अंदर हैं 10 गो परिवार के सदस्य हैं, और आप अकेले अगर रहोगे तो उसमें खुशी ज़्यादा होती है। अब परिवार के साथ में रहते हो तो कुछ ना कुछ करते रहता है, करेगा कि नहीं करेगा? ओकर दिमाग का माइंड सेटअप अलग है, ओकर दिमाग का माइंड सेटअप अलग है। चलो एगो आया कहा कि भैया हो देखिए ना, हो ऐसा बात बोला, अब हुआ घर में हंगामा एकदम, फिर समझ रहे हैं। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं? अपने आप में जो है मग्न रहते हैं। और सही मायने में अगर कहें कि अगर जीवन में रियल हैप्पीनेस को अगर हासिल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अकेले में क्या करना होगा? समय व्यतीत करना होगा। तो देखिए, अगर वाल्ट व्हिटमैन साहब की अगर बात करें तो ये उस प्रवृत्ति के कवि हैं जो क्या कहते हैं, सुनिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। देखो, मैं आप सभी को बताता हूँ, मैं अपने आप में क्या करता हूँ? जश्न मनाता हूँ। मैं अपने आप में खुशी मनाता हूँ। मतलब मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इस दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ अपने खुशी से क्या है? मुझे मतलब। और यहाँ देखिए, माई सेल्फ का प्रयोग किसके लिए हुआ बच्चों? तो आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है। मैं स्वयं, तो स्वयं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? माई सेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? माई सेल्फ। एंड सिंग माई सेल्फ, और अपने आप में मैं गाना गाता हूँ।
हम भी कभी कभी अकेले रहते हैं तो कुछ गुनगुना लेते हैं, बड़ा आनंद आता है एकदम, फिर समझ रहे हैं। आप लोग भी कभी आप अकेले रहिएगा तो कभी कभी गुनगुना लेते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये कवि बता रहा है कि मैं अपने आप में जश्न मनाता हूँ और मैं अपने आप में ही क्या करता हूँ, गाना वगैरह जो है गाता हूँ। कहीं भी अकेले मैं बैठा रहता हूँ। अब हर आदमी का गाना गाने का तरीका अलग होता है। अब वाल्ट विटमैन साहब वो 90 सेशन का गाना थोड़े गाते होंगे, है कि नहीं। वह अपने जमाना का गाना गाते होंगे, समझ में आ गई बात। तो वही कह रहे हैं कि आई सिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप में क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ, मैं स्वयं से गाना गाता हूँ। और इसे भी आपको पता है कि गाना गाने से आदमी का मूड क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। आदमी मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है और जैसे ही वो गाना गाना शुरू कर दिया तो समझिए कि उसका जो मूड होता है वह क्या होता है बच्चों, फ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात। इसलिए डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं कि भाई ये काम करिए कि आप अगर डिप्रेशन से ग्रसित, माने यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिप्रेशन, तो उस परिस्थिति में क्या करिए, थोड़ा सा गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। समझ में आ रही बात ना। तो उसी प्रकार से क्या करें कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं से जश्न मनाता हूँ और मैं स्वयं क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ। आगे कहते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम। देखो एज्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वीकार करना होता है। क्या होता है बच्चों, स्वीकार करना। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एज्यूम, है भाई जरा बताओ एज्यूम का मतलब क्या होता है। तो एज्यूम का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। तो यहाँ देखिए यू शैल एज्यूम, मतलब वो बता रहे हैं जो मैं स्वीकार करता हूँ उसे आपको भी क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। अगर सही मायने में खुशी पूर्वक अगर आप रहना चाहते हैं, मतलब हैप्पीनेस मूड के साथ में आप रहना चाहते हैं, तो मैं जो स्वीकार करूँगा वह आपको भी क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और स्वीकार कर रहा हूँ आप कुछ और स्वीकार कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। गांव में देखते हैं ना कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तो क्या करता है सब, एकदम वो अपना वाला जो है शुरू कर देता है। तो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बैठाना जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो बेचारे वाल्ट विटमैन साहब कहते हैं कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं स्वीकार करता हूँ उसे आपको भी क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। फॉर एवरी आइटम बिलोंग्स टू, यहाँ होगा बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू यू। देखो इसको जरा आप समझने की कोशिश करिए। आइटम का मतलब होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइटम को। आइटम मतलब क्या होता है, अणु या परमाणु आप कह सकते हैं, ठीक है ना। आप जरा समझिए, परमाणु होगा। एवरी आइटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मतलब वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो अणु और परमाणु आपके अंदर है वही अणु और परमाणु क्या है, मेरे अंदर भी। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यू आर ए ह्यूमन बींग, आप भी एक इंसान है, एंड आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, मैं भी क्या हूँ, एक इंसान हूँ। तो फिर उसमें क्या अंतर है, ऐसा थोड़ा है कि मैं इंसान हूँ आप जानवर हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं ना मेरे 2 पैर है और आपके 4 पैर हो गए, इस तरीके की तो बातें हैं नहीं एकदम। तो वह दरअसल बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो अणु और परमाणु से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है वही अणु और परमाणु क्या है, वह आपके पास भी है। इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू, इसलिए मुझ में और आप में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंतर करने की कोशिश भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जानते हैं क्या बताते हैं, ये दरअसल इक्वलिटी की बातें बताते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है बाबू, समानता। समानता आप समझ रहे हैं, जब आदमी एक समान हो, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, ठीक है ना, इन मैनी वेज। जितने भी इस दुनिया में इंसान को आप देखते हैं, और ख़ास करके वो उस ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं, है ना। कहते हैं कि देखो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई गोरा है ना कोई काला है, सब कोई क्या है, एकदम बिल्कुल एक समान है। इसलिए इसमें भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात जानते हैं, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर क्या होता है बच्चों, भेदभाव होता है। तो जब भेदभाव जहाँ पर होगा ना वहाँ खुशी वगैरह नहीं मिलेगी, और जहाँ पर भेदभाव नहीं होता है वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
गाँव में देखे हो, जिस परिवार के अंदर में भेदभाव नहीं है वो परिवार बिल्कुल ठीक ठाक बड़े हैप्पीनेस मूड के साथ में क्या करते हैं, रहते हैं। आइए वो परिवार ऐसा हो तो जो भेदभाव करता है। और आजकल के जितना ही नया नया सब आ रहा है, जिसका शादी विवाह हो गया नया नया, तो आने के बाद वो भेदभाव सब करता है। अगर वो देख लेगा कि उसके घर में कोई है, अब वो जो है थोड़ा सा देखने में कुछ अलग तरीके का है, अब ओकरा साथे भेदभाव करेगा। वो कहेगा कि हम तो गोरे हैं, और गोरे हैं तो पूरा माने उसका एक्सप्रेशन अलग होगा। और वो कहेगी कि देखिए न काली है, तो उसका एक्सप्रेशन अलग होगा। और कब कब आपस में क्या होता है कि जमा भी लेता है, सब जमाते हैं कि नहीं जमाते हैं। बाद में पता चला कि भाई किस मामले को लेकर जमा है, तो गोरी और काले को लेकर क्या हो गया है, जम गया। मतलब उसने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, है ना। लेकिन वाल्ट व्हिटमैन साहब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर सेम इन मैनी वेज। हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वह सारे लोग क्या हैं, एक समान है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो हाँ, एक समान है सब कोई, ना गोरा है ना काला है, ऑल ह्यूमन्स आर सेम। समझ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको इक्वलिटी बोलते हैं। इसलिए वाल्ट व्हिटमैन साहब इसमें क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इक्वलिटी को दिखाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। देखिए लोफ का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं भ्रमण करना। क्या कहते हैं बाबू, भ्रमण करना। तो कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। वह कहते हैं मेरी एक आदत है, जैसे हर इंसान की अपनी क्या होती है, आदत होती है। तो ये कहते हैं कि मेरे पास भी एक आदत है। अब कैसी आदत है, तो मैं भ्रमण पर क्या करता हूँ, निकल जाता हूँ। तो आई लोफ मतलब मैं यात्रा पर निकल जाता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को टटोलता हूँ कि भाई देखो आत्मा तुम जरा ठीक ठाक रहो। तुम्हारे अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन की बातें आ जाएगी तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं भ्रमण पर निकल जाता हूँ एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को क्या करता हूँ, मतलब शांत या टटोलता हूँ, देखता हूँ कि भाई किसी प्रकार की बुराई जो है मेरे अंदर ना आ पाए। कितने लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते, वो बुरा काम करेगा लेकिन फिर भी कहेगा वाह वाह इसमें तो बड़ी मजा आ रहा है ना। अब जैसे को हमारे गांव घरवा के बगल में तो मैंने रिलेशन में वो मैंने हमारे अंकल लगेंगे, तो उनकी एगो खासियत है। लोग खासियत दरअसल ये है कि जमीन वमीन वाला जो काम नहीं हो रहा है, तो ये सब जो है हाँ, तो शुरू से मैंने अलग मियाज के वो आदमी है, मानो हमारे कुल खानदान से बिलोंग नहीं रखते हैं, जैसे पड़ोसी है। उस आदमी की कई गो खासियत है कि दिन भर में जो है 1000-2000 रुपये लूट के लाएगा, और शनिवार के दिन मार सीताराम 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 झाल ढोलक लेके एकदम करेगा। तो एक दिन हम उनसे पूछ दिए कि ये बताइए भाई आप वही सीताराम 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 कहते हैं, पहला तो काम आप लूटने का काम करते हैं और उसके बाद आप सीताराम कहते जानते हैं इससे जो पाप होगा ना उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम कहे कि कहाँ लिखा हुआ भाई शास्त्र में कि दिन भर जो है गला किसी का काटिए और अंत में जो है आप सीताराम सीताराम कहिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कोई है ना, पाप कटवा दे नहीं होगा। तो देखिए वो व्यक्ति जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी आत्मा को क्या करता है, टटोलता वगैरह नहीं है। वो देखता नहीं है कि हमारी आत्मा जो है इसमें आत्मा तो बताती ही है कि भाई देखो तुम गलत काम कर रहे हो, क्या कि हमारे पास आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। हाँ ऊपर आपके अंदर महसूस होगा कि भाई हम गलत काम कर रहे, तो अंदर से आवाज आएगा। अब उसमें आपको अपने दिमाग से तय करना है भाई कि भाई हम किसकी बातें माने, हम आत्मा की बातें करें कि परमात्मा की बातें करें, एकदम है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात। तो ये कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपनी यात्रा पर जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, और वहाँ जाकर बैठकर जो है नागिन डांस वगैरह मैं नहीं करता हूँ, बल्कि इनवाइट माई सोल, अपनी आत्मा जो है उस आत्मा को मैं टटोलता हूँ। समझ में आ गई बातें। आगे देखो, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए कहते हैं कि आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग, लीन एंड, देखिए लीन एंड लोफ, मैं वहाँ अकेला ही जाता हूँ और भ्रमण मैं करता हूँ, कि नहीं कि मैं अपने दोस्त यार को साथ में लेके चला का है, चलो मेरे साथ थोड़ा भ्रमण पर जो चलना है, जैसे आजकल के बच्चे नहीं करते हैं,
कि अगर भ्रमण पर अगर कहीं गए हैं तो जाने के बाद अपने दोस्त से कहते भाई ये काम करो चलो भ्रमण पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर दूसरे भ्रमण करता है, बड़का एगो चौड़ा मोबाइल निकालने लगे ना, वहाँ कौन रील्स वगैरह शुरू कर दिया, वहाँ पर झूमना शुरू कर दिया, है ना, बड़ा है ना। लेकिन ये ऐसे कवि हैं, ये बेचारे कहते हैं कि मैं भ्रमण पर जाता हूँ और क्या ऑब्जर्व मैं करता हूँ। देखिए ऑब्जर्व का मतलब होता है परीक्षण करना, मैंने देखना। किधर गया, एज ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, जैसे वहाँ पर घासें हैं तो घास का जो नुकीला ऊपर वाला जो हिस्सा नहीं होता है वह क्या होता है, नुकीला होता है। तो बेचारे घासवा के माथवा पर ऐसे ऐसे रखते हैं और कहते हैं कि रे भाई तू नुकीला हो गया है क्या, एकदम ऐसे ऐसे चुभा के भी उंगली में देखते हैं एकदम, फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये प्राकृतिक की भी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इससे उन्हें क्या मिलती है बच्चों, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, आनंद मिलता है। और सही मायने में इनफैक्ट अगर कहा जाए तो इफ़ यू वांट टू गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, अपने जीवन में अगर खुशी को हासिल करना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक से दूर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें प्रकृति के साथ में जुड़े रहना होगा। आजकल देख रहे हो लोग जो हैं नेचर से क्या हो गए, दूर हो गए। अब हमारे एगो भतीजा वो एसी में रहता है, एसी से बाहर वो आता होता नहीं है। अब उसका जब तबीयत खराब हुआ, अब बताइए हमारे यहाँ के टेम्परेचर में एसी की कौन ज़रूरत है। अब 24 घंटा स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, उसी में खाएगा पिएगा, उसी में रहेगा, खूब बढ़िया से टेलीविज़न बड़ा सा लगा है, देखता रहता है, अपना पढ़ाई लिखाई सब उसी में करता है। जो अब एसी का जो है मज़ा उसे मिला, तबीयत जब खराब हुआ, अब उसके कमर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, तब उसे समझ में आया कि ना भाई ये तो गलत चीज़ है, ये तो एसी में रहने लायक नहीं है, हमें प्रकृति का भी क्या करना चाहिए, आनंद वगैरह हमें उठाना चाहिए। क्या कि नेचर में रह के जो हम आनंद उठा सकते हैं वह इस बात को आप मान लीजिए एसी वगैरह में नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अगर आप सही मायने में, अगर आप हैप्पीनेस को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप खुशी को हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नेचर के साथ में रहना होगा। और वही बात यहाँ पे बताते हैं, ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स। देखिए एटम ऑफ माई ब्लड, यहाँ देखिए छूट गया है, फ्रॉम सोयल एंड एयर होगा वहाँ पर। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं माई टोंग क्या है, उसमें कुछ लाइन है, उस लाइन को देखिएगा क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है ना, फॉर्म फ्रॉम सोयल, हाँ लिखा हुआ है। देखिए बुक देखिए, बुक दीजिए, नहीं हम खोज लेते हैं, लाइए बुक लाइए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। फॉर्म फ्रॉम दिस सोयल एंड दिस ईयर, देखिए हमको याद है, लिखा है यही बात। तो आगे क्या कहते हैं, देखिए वह कहते हैं कि माई टोंग मतलब मेरा जो जीभ है उस पर भी हमारे धरती का क्या है, ऋण है, हमारे इस धरती के क्या है बच्चों, ऋण है। मतलब एंड एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और हमारे ये जो ब्लड है ना, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, इस ब्लड भी किससे बना हुआ है, हमारे मिट्टी से क्या हुआ है, बना हुआ है। और यहाँ के जो हवा पानी है, उसी हवा पानी से हमारे ब्लड का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आप यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं, कभी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, माने उनको अपने मदर जो लैंड है उस मदर लैंड से उनको क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो किसी भी इंसान को अपने मदर लैंड से प्यार होगा तो इसी तरीके की वो बातें करेगा। जैसे अपने यहाँ के सैनिक को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उसके अंदर इतना ना मदर लैंड के प्रति जुनून भर दिया जाता है, वह पाकिस्तान की सेना जो को मार दे गोली, हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने मदर लैंड की जो मान और मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको हम क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। तो कभी भी उसी प्रवृत्ति का ये है, ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, हमारे शरीर के अंदर जो खून है, उस खून का निर्माण किससे हुआ है, सॉइल, मतलब यहाँ के जो मिट्टी है उससे हुआ है, और यहाँ के जो हवा है उस हवा से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे कहते हैं एंड देयर पेरेंट्स द सेम, देखिए एंड देयर पेरेंट्स द सेम, वह कहते हैं देखिए फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यहाँ समझने वाली बात। वह कहते हैं कि मेरा भी जन्म क्या हुआ, माता और पिता से हुआ, और उनके भी क्या रहे होंगे, माता और पिता रहे होंगे, है ना। जैसे आज मान लीजिए मेरा जन्म हुआ या आप ही का जन्म हुआ, तो आपके जो पिता होंगे तो उनके भी तो माता और पिता रहे होंगे। ऐसा थोड़े है कि वो
दिव्य शक्ति को ग्रहण किया, अचानक जो है पैदा हो गए एकदम। कल मैं देख रहा था एगो शिव पुराण, तो शिव पुराण में हम देख रहे थे ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा ना मंत्र के उच्चारण कर रहे थे, कह रहे थे हई देवी प्रकट होतल प्रकट हो जा रही थी, हई देवी प्रकट होतल वो हथियार उथियार लेके प्रकट हो जा रही थी। तो ऐसा आदमी जन्म तो लेता नहीं। ह्यूमन बींग का क्या है बाबू, नेचर है, अपना क्या है, नेचर है। हम अगर अपने माता पिता से जन्म लिए तो हमारे भी जो माता और पिता है ना, वह भी अपने माता और पिता से जन्म लिए होंगे, और उनके भी कोई माता और पिता होंगे, उनसे वो जन्म लिए होंगे। मतलब कभी क्या बताने की कोशिश करता है, इक्वलिटी को बताने की कोशिश करता है। इक्वलिटी मतलब समानता को मन बताने की कोशिश करता है। वह यह बताने की कोशिश करता है कि हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग है। क्या है बच्चों, ह्यूमन बीइंग है। और एक ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है कि हर इंसान के अपने माता और पिता होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, समानता को बताने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा भी कहता है कि हई एगो हम एक दिन सुन रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो उसी में मेरे दिमाग में कोई कहता है कि एगो एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो है मुंह से जन्म ले लिया, एगो सीने से जन्म ले लिया। तो हम सुन के तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए भाई, ये बताए मुंह से आदमी कैसे जन्म ले लिया भाई, एकदम फिर सीने से कैसे आदमी जन्म ले, एक ही कोई इंसान। अच्छा इंसान का नेचर क्या है, नेचर यही है ना कि उस इंसान के पास क्या होगा, दैट ह्यूमन बीइंग एज पेरेंट्स, उस इंसान के पास में क्या होंगे, माता और पिता होंगे। माता और पिता के माध्यम से हम इस दुनिया में आएंगे, यही ना है जी। अब उसको आप प्रकृति के नियम को आप बदल दिए, आप कह रहे हैं कि मुंह से पैदा हो गया, एगो सीने से पैदा हो गया, एगो जंघा से पैदा हो गया, और एगो नीचे वाला जो पैर है उससे पैदा हो गया। तो गलत बात है कि नहीं, गलत बात है ना। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। नेचर कहती है कि बस आप एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग कभी भी पैदा होगा तो माता पिता के माध्यम से ही क्या होता है, वह इस दुनिया में वो आता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अभी कोई कहेगा कि उन्होंने मारा ऐसा मंत्र कि वो आगे एकदम वो गलत चीज़ है, वो तो आप देख नहीं सकते। साइंस इस चीज़ को क्या करता है, मानता उनता नहीं, मानता है साइंस जी। साइंस के सामने जाकर गए, साइंस जरा देखो एक आदमी को हम पैदा कर दिए, ऐसा ना मंत्र मारे, बेचारा कूद के आ गया हमारे सामने, तो साइंस में भाई सोचने पर मजबूर करेगा। वो कहेगा भाई देखो तुम्हारा लॉजिक वगैरह हमको समझ में नहीं आता, ये अपना लॉजिक कहीं गांव देहात में ले जाओ, वहाँ पर जो है इस चीज़ को समझाओ एकदम, फिर समझ में आ गई बात है ना। आगे देखिए क्या है, वह कहते हैं ये तो हो गया, ये तो बता दिए थे ना। थोड़ा सा ये डबल टाइपिंग मिस्टेक है, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम। वही बात हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, माता और पिता से क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, और वह भी अपने माता और पिता से क्या करते हैं बाबू, जन्म लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्यों नहीं गया, एक सेकंड। कह रहे हैं देखिए, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। देखिए इसको अपने मातृभूमि से कितना ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ये बेचारे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वह ये प्रे करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि मैं अभी कितने साल का हो चुका हूँ, 37 ईयर्स ओल्ड का हो चुका हूँ। मतलब मेरी जो उम्र है वह दरअसल 37 साल हो चुकी है। और वो ईश्वर से प्रार्थना क्या करते हैं कि देखिए मैं चाहता हूं कि मैं जवान बना रहूं, मेरे हेल्थ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। भाई हर इंसान चाहता है जो अपने मातृभूमि से क्या करेगा, प्यार करेगा, जिसको अपने मातृभूमि के प्रति क्या है बच्चों लगाव है, वह यही ना ईश्वर से प्रार्थना करेगा। अरे हमारा शरीर रहेगा तब ना हम सेवा कर पाएंगे, और शरीर नहीं रहेगा तो हम क्या सेवा कर पाएंगे, हम कर पाएंगे सेवा नहीं। तो कभी कह रहा है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का क्या हो चुका हूँ, लेकिन आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हेल्थ में क्या हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे, मैं हमेशा तंदुरुस्त बना रहूँ, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी न लगे, मैं बिल्कुल स्वस्थ बना रहूँ, है कि नहीं, खल्ली की तरह मेरा बॉडी बना रहे, है कि नहीं, 6 फीट लंबा एकदम, फिर पूरा मोटा ताजा एकदम, फिर है कि नहीं, कि 2-4 आदमी को देखना भी होगा तो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना, लेकिन मातृभूमि की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये बेचारे वही बात कह रहे हैं कि मेरी उम्र कितनी है बच्चों, 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हेल्थ में क्या हो, किसी भी प्रकार का कोई इशू ना हो, मेरे हेल्थ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ। देखिए होपिंग का मतलब वो तो उम्मीद,
इसी होपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? आशा। वह कहते हैं होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ। वह कहता है, वह उम्मीद करता है कि मैं क्या उम्मीद करता है? वह जिंदा रहने की उम्मीद करता है। नॉट टिल डेथ कहता है कि मरते मरते दम तक भी मैं चाहता हूँ कि जीवित रहूँ और अपने मातृभूमि की क्या करता रहूँ? सेवा मैं करते रहूँ। देख रहे हो कि इसका कितना ज़्यादा लगाव है। आजकल के बच्चों को मातृभूमि से लगाव है। 2 साल का बच्चा है, मोबाइल लेके ओकरे रील से लगाव हो जाता है। वो कहता है मम्मी है देखो कितना बढ़िया रील से, मम्मी है देखो स्नेक आ गया। हाँ, मातृभूमि तो ये मातृभूमि से प्यार करते हैं। इनके ज़माने में रील्स वगैरह नहीं रहा होगा कि ना। इस अब भाई इनके ज़माने में भी अगर मोबाइल आ गया रहता है तो ये 5G का आनंद ले रहे होते, हो सकता है मे भी, लेकिन ऐसा था नहीं। क्या कि समय के अनुसार हर एक इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। आज हमें भी 5G की ज़रूरत है, नहीं है कि नहीं? अगर मान लीजिए उसका यूज नहीं करेंगे तब वो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए सब कोई गलत काम नहीं करता है उस पर, सब कोई रील से नहीं देख रहा है एकदम, फिर है ना। कितना है कि गेम का एडिक्शन हो गया है, वो गेम नहीं खेलेगा तो ससुर पगला जाता है साफा एकदम, है ना। फ्री फायर वगैरह क्या क्या चला है, समझ रहे हो बात ना। तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, वह कहते हैं कि मरते दम तक मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं इस बात की क्या करता हूँ? उम्मीद करता हूँ। कहते हैं कि क्रिएट्स एन स्कूल इन एवियंस। देखिए क्रिएट्स एन स्कूल, यहाँ से वो किसकी बात करते हैं बाबू? रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन मतलब धर्म की बात करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब क्या बात करेंगे धर्म में, देखिए कहते हैं कि रिटायरिंग बैक ए वाइल्ड सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटिंग। क्रिएट्स एन स्कूल का मतलब इट रेफर्स टू रिलीजन, ये आपके धर्म से क्या करता है? संबंध रखता है। जैसे कहते हैं हर एक इंसान का अपना धर्म है कि नहीं? धर्म हर एक इंसान का धर्म है। तो कहते हैं कि भाई देखिए मैं आपको उसमें रोकूंगा टोकूंगा नहीं। मान लीजिए आपका रिलीजन है, आपको रिलीजन को मानने के क्या है? अधिकार। तो आप क्या करेंगे? आप अपने रिलीजन को क्या करेंगे? आप मानिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, उसमें कोई समस्या वाली बातें नहीं। अरे भाई एंड दिस इज योर रिलीजन, तो आप मानिए, उसमें हम क्यों रोकेंगे? तो कहते हैं क्या कि रिटायरिंग बैक ए वाइल्ड सफिशिएंट, रिटायरिंग बैक अ वाइल्ड सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। वह कहते हैं मानना है तो उसे क्या करना है? आप थोड़े समय के लिए, वाइल्ड सफिशिएंट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। तो हर एक इंसान को मानने के तौर तरीके अलग होते हैं। वह कहते हैं कि धर्म वाली जो बातें हैं, हर धर्म अलग अलग बात करता है। जैसे हमारा सनातन धर्म है वह अलग तरीके की बात करता है। उसी सनातन धर्म में वो कहता है कि मतलब सनातन धर्म जैसे हिंदू धर्म आप लोग नहीं कहते, उसी को कहते, उसमें देवी देवता की क्या करवाता है? वो पूजा पाठ करवाता है। लेकिन वही इस्लाम में जाइएगा तो अल्लाह अल्लाह वाला करता है, वही सिख वाले जाइएगा तो अलग तरीके का है वहाँ पर। तो सारे धर्म का क्या है? क्राइटेरिया अलग अलग है। समझ में आ रही है बातें? तो कह रहे हैं कि अगर मानना है तो आप मानिए। और ये कहते हैं मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, एंड अ वाइल्ड सफिशिएंट, मैं थोड़ा सा मैं उस चीज़ को देखता हूँ, मानता हूँ, एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। देखिए बाबू, अगर आप चाहते हैं कि धर्म को भुला जाए तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसमें रिलीजन खत्म होगा नहीं। क्या कि बच्चा माँ के पेट में ही रहता है तभी उसको रिलीजन के बारे में क्या कर दिया जाता है? बता दिया जाता है, देखो बेटा तुम इसी रिलीजन के हो एकदम। फिर समझ में आ गई बात? उसकी परवरिश में भी वही बातें बताई जाती हैं कि देखो बेटा देखो सब कुछ अलग है, वो एक जगह है, लेकिन तुम क्या हो? बिल्कुल अलग हो। तुम्हें क्या होना? यू हैव टू फॉलो रिलीजन योर सेल्फ। अपने आप से क्या करना होगा? रिलीजन को फॉलो करना होगा, आपको रिलीजन मानना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हर कोई क्या करता है बच्चों? अपना रिलीजन क्या करता है? मानता है। हर किसी को रिलीजन मानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसे हम क्या कर दे? फॉरगेटिन कर जाए। फॉरगेटिन का मतलब मैं उसे भूल जाए, तो धर्म को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आगे कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। देखिए आई हार्बर फॉर गुड या बैड, हार्बर मतलब आप बिलीव कर सकते हैं। बिलीव का मतलब क्या होता है बच्चों? विश्वास करना। क्या मतलब हुआ इसका? विश्वास करना। वह कहते हैं कि मैं अच्छाई में भी विश्वास करता हूँ और मैं बुराई में भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। तो अच्छे लोगों का जो कर्म होता है वो अच्छा होता है, और बुरे लोगों का जो कर्म होता है वह क्या होता है? बुरा होता है। तो आई बिलीव इन गुड और बैड, मैं अच्छाई में भी विश्वास करता हूँ
और मैं बुराई में भी विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई का जो है पगडंडी को पकड़े, हाय अच्छाई तुम कहाँ हो, वेर आ रहे हो, है ना, वेर आ रही हो, ऐसा ना है। मैं बुराई में भी क्या करता हूँ, विश्वास करता है, ऐसा उनका मानना है। और एज ए ह्यूमन बींग हमें क्या करना चाहिए हम लोग जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, तो बच्चों इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, उसमें अच्छे लोग भी रहते हैं और उसी में बुरे लोग भी क्या करते हैं, रहते हैं। तो हमारी क्या है कि हमें अच्छाई वाले राह को भी मानना है और बुराई वाले राह को भी क्या करना है, उसे मानना है। आगे कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। देखो हैजार्ड का मतलब होता है पेरिल, पेरिल का मतलब होता है बच्चों खतरा, परमिट का मतलब होता है आज्ञा लेना। अगर आप किसी से आज्ञा लेते हैं, अब क्लास से आपको बाहर जाना है, तो ऐसा थोड़े है कि बैग आप उठाइएगा तुरंत भाग जाइएगा, नहीं। अगर मैं इस क्लास में मौजूद हूँ, आई एम प्रेजेंट इन दिस क्लास, तो आपका नियम क्या कहता है, योर रूल सेज कि आप मुझसे क्या करेंगे, परमिशन लेंगे। और जब परमिशन लेंगे तभी ना आप जाइएगा जी, और बिना परमिशन को तो जाइएगा नहीं। ये उसी प्रकार से कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक, मैं परमिशन लेता हूँ बोलने के लिए, किसमें, एट एवरी हैजार्ड, हर प्रकार के जो खतरे हैं उस खतरे में मैं क्या करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उसका मैं सामना करना चाहता हूँ। कौन कह रहा है बाबू, तो आपके वाल्ट व्हिटमैन साहब कह रहे हैं। और इस बात को याद रखिए कि जिसको अपने मातृभूमि से क्या हो प्यार है, वह बेचारा इसी तरीके का धुरंधर आदमी होता है। वो मरने और जीने के चक्कर में नहीं सोचता है, उसको एक एक जुनून ओकरा सर पर सवार रहता है कि देखो हमारी मातृभूमि है, दिस इज माई मदर लैंड। अरे भाई इस मातृभूमि को हमें छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस मातृभूमि को हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, हर एक प्रकार के खतरे जो मेरे मातृभूमि पर आ रहे हैं, मैं उस हर प्रकार के जो खतरे हैं उस खतरे में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, देखिए उसने कहा कि देखो नेचर ने हमें क्या दिया है, ओरिजिनल एनर्जी दिया है, माने जो सही जो ऊर्जा होनी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिनल एनर्जी कहते हैं। वो कह रहे मान लीजिए खतरे के सामना करने के लिए जाइएगा और आपके पास एनर्जी है ना, तो फिर सामना होगा, तो पता चला खतरा आपके माथे के ऊपर चढ़ के नाक डांस करने लगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है बच्चों, वो कह रहे हैं कि नेचर ने हमें ओरिजिनल एनर्जी दिया है, क्या कि हमारी जो पैदाइश होती है और हम लोग जो बर्न होते हैं, माने व्हेन वी बॉर्न ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ, जब हम लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, ये तो नेचर का हिस्सा है, समझ रहे। तो नेचर हमें क्या करती है, ऊर्जा भी देती है, एनर्जी भी देती है, और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग किसी भी खतरे के क्या करते हैं, सामना करता है। आपके पास भी ऊर्जा है, यू हैव एनर्जी एंड आई हैव ऑल्सो एनर्जी, आपके पास भी ऊर्जा है और मेरे पास भी क्या है, ऊर्जा है। और कोई भी खतरा अगर होता है तो हर एक इंसान अपनी ऊर्जा के अनुसार उस खतरे का सामना करता है। अब जैसे मान लीजिए बाइकें लेकर एक दिन हम जा रहे थे, यहाँ से पढ़ा कर हम जो है जा रहे थे, अब सामने जो है एगो बड़का जो है नीलगैया है, वो आ गया, वो जिसका सिंगवा होता है, नीलगाय क्या उसको बोलते याद नहीं आ रहा, अब हाँ घोंपड़ास टाइप से वो आ गया बेचारा। अब सही में वो घोंपड़ास लग रहा था, वाकई में घोंपड़ास बेचारा लग रहा, आके सामने खड़ा हो गया, मूड बना लिया एकदम। हम बोले भाई रे गाड़ी अगर बढ़ाएंगे कहीं बेचारा कूद उद गया तो हमारी गाड़ी जो है पता चलेगा कि हम नीचे हैं, गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ गई है, अब उस पर वो भी नागिन डांस करना शुरू कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। हम चुपचाप रुक गए, लेकिन हम बड़े डटे हुए थे कि अगर इस ससुरा जहाँ ये कुछ किया, कहीं भी अगर कुछ किया तो हम गाड़ी से उतरेंगे और हम इसका सामना करेंगे। अब सामना थोड़े कहेंगे अब तुम्हारे सिंह को हम पकड़ लेते हैं, तुम्हारे साथ जो है आज हम एक्शन करेंगे, तुम्हारे साथ WWE करेंगे। चलो भाई दूसरे WWE करेगा, उठा के कहीं फेंक होक दिया, हाथ पैर तोड़ दिया तो दूसरे WWE, मतलब उसका सामना होगा। अब जानवर है तो जानवर के सामना जानवर की तरह करना। कोई डंडा उंडा उठा लेते, यहाँ पत्थर रखा था, दुइये पत्थर मारते तो भाग जाता है एकदम, लेकिन वो बेचारा जो है डराने के लिए आया। मैं समझा कि हमारे लिए क्या है, एंड दिस इज पेरिल फॉर मी, ये मेरे लिए खतरा है और इस खतरा के सामना कैसे होगा, आई हैव टू फेस दिस पेरिल एट ऑल, मुझे इस खतरा का सामना मुझे करना पड़ेगा। अब वहाँ मैं थोड़े करता मोबाइल निकाल के, भैया हो यहाँ घोपड़ास जो हमको घोपड़ास हमको रास्ता में घेर लिया है,
अरे नाक जो है नथुना फुला रहा है, अब आक्रमण करने वाला है। अरे तो भैया आते आते न आते, तब तक वो अपना काम कर देता। इसलिए देखिए बच्चों, जिंदगी में हर एक इंसान के लाइफ में क्या होते हैं, खतरे आते हैं। हर एक इंसान के लाइफ में क्या होते हैं, पेरिल आते हैं। लेकिन उस खतरे का जो सामना करना पड़ता है, वो खतरे के सामना आप ही को करना पड़ता है। ठीक है, तो वाल्ट व्हिटमैन साहब क्या कहते हैं कि मैं हर एक के खतरे का सामना करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फेस एनी पेरिल इन माई लाइफ, और एनी पेरिल ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के हर एक खतरे को मैं सामना करना चाहता हूँ। या आई वॉन्ट टू फेस एनी पेरिल इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में हर खतरे को मैं क्या करना चाहता हूँ, सामना करना चाहता हूँ। अब ऐसा थोड़े है कि सामना करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए एनर्जी की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट आई नीड ओरिजिनल एनर्जी, मुझे ओरिजिनल एनर्जी की ज़रूरत है, बाई विच आई कैन फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ पेरिल इन माई लाइफ, ताकि मैं अपने जीवन के किसी भी प्रकार की जो समस्या है, उस समस्या के मैं क्या कर सकूं, समाधान कर सकूं, या उसका सामना मैं कर सकूं। बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आ गई बातें। अब सवाल जो है यहाँ से बच्चों मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अब मान लीजिए हमने तो आपको एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या क्या समझा। तो एक बार थोड़ा सा इसको बैक में ले चलते हैं, ताकि हमें भी संतुष्टि हो जाए कि भाई बच्चों को हमने जो पढ़ाया, ताकि हमारे पढ़ाने का अप्रोच यही रहता है कि अगर मान लीजिए गधा भी रहता है, वो कहेगा कि नहीं नहीं हमको समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। तो आप लोग तो मानो उससे बहुत आगे तक है ना, आप लोग का जो है सेक्शन अलग है कि नहीं, अलग सेक्शन है ना। देखिए अब बैक में हम थोड़ा चलते हैं, और जैसे हम पूछेंगे तो आप लोग एक बार बताइएगा, है ना। अच्छा ये बताइए बच्चों, लोभ का मतलब क्या होता है, बताइए। लोभ माने क्या होता है, भ्रमण करना, माने कहीं पर आप भ्रमण करते हैं उसे क्या कहते हैं, लोभ कहते हैं। सोल का मतलब क्या होता है, सोल, सोल माने किसको जो आत्मा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल कहते। अब यहाँ से एक प्रश्न दे देगा, कहेगा कि आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, समझ में आ गई बात। और यहाँ कहेगा कि हैज बीन कंपोज बाई, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो कवि का नाम क्या है, वाल्ट व्हिटमैन। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए और चलते हैं पीछे थोड़ा सा, ये लाइन भी आपका बार बार पूछता है एग्जाम में, दे देगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, और कहेगा क्या कि भाई इसको एक काम करिए, आप जरा एक्सप्लेन करके दिखाइए। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि यही लाइन है, एगो लड़का जो है लिख कर आया हुआ था, वो जितना एगो फिल्म देखा हुआ था, पूरा फिल्म का गाना वाना सब उसमें कैसे कैसे एक्टिंग किया है, कौन हीरो है कौन हीरोइन है, कैसा डांस कर रहा है, उस सब उसी में लिख कर आया हुआ था। अब उसको एग्जामिनर के पास में बेचारे के कॉपी गया, उसको लगा कि इसको अच्छा खासा जो हम नंबर देंगे, लेकिन वो कॉपी देखा तो एक फिल्म का जो है पूरा कहानी है स्टोरी जो है उसमें मेंशन कर दिया था। अब एग्जामिनर कहा करे, और उसमें 100 गो रुपये रख दिया, ये परंपरा चलती है, 100 गो रुपये रख दिया था। अब एग्जामिनर करे तो क्या करे, एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये काम करो, अब क्या करे एकदम, अब बच्चा है भाई लिख दिया है, तब क्या करना, उसको माफ़ करना ही पड़ेगा उसे। अब पैसा क्या है रख लिया, उसको माफ़ कर दिया, नंबर दे दिया, भाई वहाँ बच्चे ने एकदम सटीक लिखा है एकदम, समझ रहे। तो ऐसा हम लोग को नहीं लिखना, एक्सप्लेन जो है जो कह रहा है उसी के अनुसार एक्सप्लेन हमें करना है। अब यहाँ दे देगा और इसी को कहेगा एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स, मतलब कहेगा कि एक काम करिए भाई, आप अपने शब्दों में क्या करिए, इसे आप लिखिए, या अपने शब्दों में इसे क्या करिए आप दरअसल इसे व्याख्या कीजिए। तो अपने शब्दों में अगर आपको कविता समझ में आ गई है तो आप अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने शब्दों में क्या करेंगे उसे आप बता सकते हैं। समझ में आ गई बात ना, इसलिए इसमें अब कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी। अच्छा ये बताइए, अगर मैं पूछूं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, माने इसका क्या मतलब हुआ, बताइए आप जरा, कौन बताएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसे हिंदी में हम कैसे बोलेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल को लाना है तो उसके लिए बोलना पड़ेगा, उसके लिए और अपने आप में गाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये ना मतलब हुआ जी, एकदम बहुत अच्छा, बैठिए एकदम, डरना नहीं है। देखिए आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आप डर गए, और अंग्रेजी पढ़ाने वाले ने इतना आपको डरा दिया, और अंग्रेजी को राक्षस ने, जेंट ने, मॉन्स्टर को रख दिया।
इतना बड़ा राक्षस रख दिया, कहा कि अंग्रेजी भाई देखो ये दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वगैरह नहीं बल्कि राक्षस है। भाई राक्षस को कोई भी देखेगा तो उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब आपको लगा रही भाई हमारा सामने इतना बड़ा अंग्रेजी राक्षस है, अंग्रेजी रूपी राक्षस है, अब आप डर के जो है हमेशा डरे रहेंगे। और एक आदत है कि डरते डरते इंसान क्या हो जाता है, इतना डर जाता है कि उसका ओरिजिनल जो एनर्जी होता है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ह्यूमन नेचर क्या कहता है बच्चों? ह्यूमन नेचर दरअसल वो ये बताने की कोशिश करता है कि अगर वी इनफैक्ट वी आर ह्यूमन बींग्स, अगर वास्तव में हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो एक काम हम लोगों को करना होगा। क्या करना होगा हम लोगों को? तो यही दरअसल करना, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू फियर फ्रॉम एनी थिंग, किसी भी चीज़ से हमें डरने की कोई आवश्यकता वगैरह नहीं है। ताकि हम बोलेंगे गलती होगा, अरे ह्यूमन नेचर है, गलती होगा तभी जाकर क्या होगा, सही होगा। आज अगर आप गलत करोगे ना तो कल सही भी करोगे, यही बात जान लीजिए। यही दिमाग आपसे गलत भी करवाएगा, यही दिमाग कल से वो सही भी करवाने लगेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन करोगे कोशिश तब ना। इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि देखो कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, हर बच्चे के दिमाग जो है एकदम बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। जैसे 71% जो बच्चे हैं ना उनका दिमाग जो होता है वो, जैसे आपको मैं वो भी बता देता हूँ, जैसे 71% जो बच्चे होते हैं ना बच्चों, उनका जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस माने क्या होता है बच्चों? माने बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुद्धि। वह कितने के बीच में होता है? 90 से 110 के बीच में होता है। आप जरा समझ लीजिए, इतने के बीच में जिसका हो तो बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अपवाद में को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा हो गए, वो अपवाद वाली बातें हो गई। समझ में आ गई बात ना? और कोई जो है पैदा, आइंस्टीन पैदा होगा तो सब कोई आइंस्टीन थोड़े, उसके जैसा दिमाग थोड़े है, नहीं, वो अपवाद की चीज़ है। तो हर सेक्टर में क्या है बच्चों? अपवाद एक्सेप्शनल। लेकिन 71% जो बच्चे होते हैं उनका जो इंटेलिजेंस होता है वह कितना होता है? 90 से लेकर 110 के बीच में क्या होता है उनका इंटेलिजेंस होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए, और 29% जो बच्चे 29 नहीं 15% जो होते हैं वो उनका क्या होता है बच्चों? 90 से कम होता है। क्या होता है बच्चों? 90 से कम होता है। समझ में आ रही बात ना? तो 90 से जिसका कम है तो इसका मतलब थोड़े को मरिए गया एकदम, फिर ऐसा ना, उसकी बुद्धि बिल्कुल डेथ हो गई, नहीं, वो अभी कोशिश करेगा तो इस रेंज में क्या हो सकता है, वह आ सकता है। समझ में आ गई? लेकिन उसे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक कहानी समझे ना, एक लड़का था जिसको कुछ नहीं आता था। अब गुरु के आश्रम में गया और वहाँ जाने के बाद में गुरु से कहा, महाराज हम पढ़ना चाहते हैं। वो ससुरा इतना गुरु को परेशान कर दिया, इतना परेशान किया कि गुरु अंत में जो है उसको 4 बार मौका दिए। ओकरा बाद एक दिन ओकरा कहे कि इधर आओ तोरा से हम बात करना चाहते। गया, उसको लगा कि गुरुजी हमको टॉफ़ी वॉफ़ी खिलाएंगे, हमारा मान सम्मान जो है बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे गया तो कहे, देखो बेटा हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। बात दरअसल है, तुम्हारे जीवन में पढ़ाई लिखाई बस की बात नहीं है ना, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेचारा तुम्हारा बुद्धि जो है एकदम कुंठित बुद्धि है। बेचारा वहाँ से उसको निकाल दिया गया। उस समय चना वाला परंपरा चलता था, बेचारे चना उना दे के कहे मिठाई उठाई ले। रास्ता में अगर कहीं कुआं, आजकल के तरह हैंडपम्प थोड़े था, कुआं वहाँ जो है नदी नाला होता था, वहाँ का जो पानी हो, उस समय के पानी अलग होता, वो आदमी पी लेता था, है ना। आज अगर कहिएगा कुआं के पानी पीने के लिए, पता चला दूसरे दिन आप दिल्ली में भर्ती हो गए, आम से हो जाइएगा ना, हो जाइएगा। अब क्या हुआ, बेचारा गया जाके जो है, उसका नाम बरदराज था, उसका नाम था बरदराज। बरदराज एकदम वाकई में बर के तरह था वो, एकदम गया बेचारा एकदम। फिर एगो कुआं मिला, बेचारे को प्यास लगा तो कहा, रुको जी, गुरु जी जो है हमको चना मीठा दिए हैं, रुको थोड़ा सा खा के एनर्जी वगैरह हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और बेचारा एनर्जी जो है क्या किया, बनाया। अब चलो वहाँ कुआं पर पानी पीने के लिए जैसे गया ना, तो देखा कि वहाँ से रस्सी क्या हुआ, बार बार आया हुआ। अब बार बार रस्सी का जो फ्रिक्शन हुआ, जो घर्षण हुआ, उस घर्षण से क्या हुआ, बेचारा कुआं का जो दीवार था, मानो उसके वो लेयर था, वो कट गया था। अब ओकरा दिमाग में ये बात है, अरे भाई तो मामला गड़बड़ है। अब मतलब उससे सीख उसको ये मिला कि वो कोमल सी जो रस्सी है वो पत्थर पर गड्ढा बना दिया उसने, है ना। तो ऐसा है कि अगर हम इंसान हैं भाई, बताइए, नॉन लिविंग थिंग होकर नॉन लिविंग थिंग का गर्दन काट दिया। अब मान लीजिए कि हम जो है इंसान हैं, तो हम अगर मेहनत करेंगे, हम अगर मान लीजिए हार्ड लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे,
तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं अटेंड कर सकते हैं, क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं, है ना। अब क्या हुआ, दरअसल हुआ वहाँ से आया, अब गुरु जी देख कर दंग हो गए, रे भाई तुम फिर आ गए, रे बरदराज भाई इधर आओ इधर आओ, काहे रे आया तुम, भागो यहाँ से। वो कहा ना गुरु जी, पैर पकड़ लिए बेचारा, बड़ा पुका फाड़ के रोने लगा। वो कहा कि अच्छा ये बात है एकदम ठीक, तो तुम मानेगा नहीं ना, हमार जो है मान मर्यादा प्रतिष्ठा को तू खत्म करके रहेगा, बोलो क्या करना है। अरे गुरु जी हमको माफ़ कर दीजिए, हम क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते। बेचारा गुरु जी माफ़ कर दिए, बेचारा दिनों रात मेहनत करने लगा, और इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया बेचारा कि वो बाद में चल के व्याकरण लिख दिया संस्कृत का, बताइए एकदम। इसलिए हाँ, उसके व्याकरण जो है लिख दिया वो, है ना। तो इस बात को याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जो 50% लोगों का जो इंटेलिजेंस होता है वह 90 से क्या होता है, कम होता है। तो ऐसा थोड़े है जी कि जिसका इंटेलिजेंस 90 से कम होगा, अगर वो मेहनत करे तो क्या हुआ, इसके श्रेणी में नहीं आ सकता है, वो अवश्य इसके श्रेणी में क्या हो सकता है, आ सकता है। लेकिन उसे क्या है बच्चों, मेहनत करने की सख्त क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आप लोग किसी से कम थोड़े हो, इसलिए अपने आप को किसी से कम मत आको। पढ़ाने वाले ने और कहने वाले ने आपको उस तरीके से बना दिया, मेरी बात समझ रहे हैं। हमसे अगर स्टार्टिंग में आप लोग की जान पहचान हो गई रहती, माने पहचान अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया रहता, माने कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं एश्योर करता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना होगा। देखो हम क्या पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इसका सबसे पहले समरी पूछता है ना 5 नंबर का, अरे एग्जामों में आपका समरी पूछता है, तो ये 5 नंबर का समरी पूछता है, तो उसके बाद हम समरी लिखवा देंगे, ओकर हिंदी हम क्या कर देंगे, समझा देंगे, आपका काम एकदम आसान हो गया। एगो और ही काम कर देंगे, पहले हिंदी लिखवाएंगे, ओकरा नीचवा इंग्लिश वाला लिखवा देंगे, समझ में आ गई बात ना, आप आराम से समझ जाओगे। इतना मेहनत नहीं करेगा, वो लाएगा पीपीटी लेकर आता है, निकालता है, और उस पर जो है जो लिखा है वो अपने से बोर्ड पर नहीं लिखेगा, हम आपको क्या करेंगे, बोर्ड पर इंग्लिश अपने से लिखेंगे। क्या कि कहते हैं ना कि जैसा आपका गुरु होगा उसी तरीके से आप भी क्या करोगे, चेला भी हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना। तो ये बात हमेशा याद रखो। अब गुरु जो है अलग तरीके का गुरु, मार पीपीटी निकाल रहा है, तो चेलो कहेगा रे भाई ये तो हमारे गुरु जी हैं, तो पीपीटी निकाल रहे हैं, तो हम कहें इनसे कम हो, हम भी क्या करेंगे, पीपीटी निकालेंगे। तो पहला काम क्या होगा, इस समरी हम क्या करेंगे, लिखवा देंगे। उसके बाद इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे बाबू, देखिए इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पूछता है बाबू, तो आपको लिखवा देंगे, आपका काम आसान होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्टिव। तो इस मान लीजिए पोएम से क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव पर मैं क्या करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा। आपका एक असाइनमेंट रहेगा, हर चैप्टर का असाइनमेंट मैं दे दूंगा, समझ में आ गई बात। उसका ऑब्जेक्टिव जो आप खुद कर लोगे, जैसे पोएम आप समझ लिए ना, अगर इंग्लिश अगर आपको पढ़ने आता है तो हम आपको बताएंगे, खुद ही आप कर लोगे, इतना काम आपका आसान हो जाएगा, समझ रहे बात। और पढ़ाने का सही अप्रोच यही होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी भी पोएम को अगर आपने पढ़ा, या किसी भी चैप्टर को, लेसन को आपने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, वह क्वेश्चन आपका बन गया, तो समझिए कि आपने उस पर फतह हासिल कर ली। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बना, ये बात को आप समझिए कि आपने उस टॉपिक पर क्या किया, फतह वगैरह ध्यान नहीं दिया, एकदम समझ में आ रही बात। अब यहाँ क्या होगा, कर दिया, समरी दे दिया, और बच्चों को जो है मार बांट दिया, प्रसाद मने, है ना, भाई ले जाओ, बच्चा वो करेगा नहीं करेगा, उसको कराने का तरीका आपका होना चाहिए। जो भी होगा हम लोग को क्लास में होगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना चीज़ हम पढ़ाएंगे उसको कहाँ पढ़ाएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, और क्लास ही में हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। किंतु और परंतु वाला काम घर पर ना होगा, समझ रहे, आपका काम आसान हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, बताइए इसमें कोई दिक्कत रहा, कोई प्रॉब्लम रही, नहीं रही। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये वाला जो है मैं हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में, दोनों में लिख लें, आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लिखिए, लिख लीजिए मैं जो बोलता हूँ। पहला लाइन लिखिए, देखिए इंग्लिश आप लोग लिख लेंगे, बोलेंगे तो, चलिए लिखिए। पहला लाइन लिख लीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज बाई, हैज बीन कंपोज बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया है बच्चों,
वाल्ट व्हिटमैन लिख लेंगे आप लोग, लिखिए इसको। हो गया, हैज बीन कंपोज बाई हो गया ना। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, क्या लिखना है बाबू, ही वॉज बॉर्न, क्या लिखोगे बाबू, लिखना है ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मई कितने को, 1819 को। ये तो बात आपको बता चुके हैं, मैंने उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था बाबू, 31 मई। ये वाला पॉइंट लिखिए, ये सब नहीं लिखना, हम जो लिख रहे हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्या हुआ, ही डाइड ऑन, कब मरे बाबू, 26 मार्च, और कितने को बाबू, 1892 में क्या हुआ बाबू, उनका देहांत हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, लिख लीजिए पॉइंट, हो गया। आगे चलिए, उसके बाद आप लिखेंगे वह कैसे कवि हैं बाबू, तो लिखेंगे ही इज एन अमेरिकन पोइट, क्या है बाबू, अमेरिकन पोइट। कैसे कवि हैं बाबू वो, तो अमेरिकन पोइट हैं, एंड ही इज अ जर्नलिस्ट, और वो क्या है बाबू, जर्नलिस्ट है, और क्या है बाबू, ह्यूमनिस्ट, क्या है बाबू, ह्यूमनिस्ट है। समझ में आ गई बातें, इसको आप लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए। अब अगला पॉइंट क्या बनेगा, आप लिखेंगे ही इज, आप देख रहे हैं अपनी भाषा में क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, एकदम आसान बन जाएगा एकदम। उसने कहा कि ही इज नॉन एज, क्या लिखेंगे बाबू, द फादर ऑफ फ्री वर्स। उन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों, द फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से भी क्या करते हैं, उसे जानते हैं। देखो अपनी भाषा में कैसे लिखते हैं, है ना, ऐसे अपनी भाषा में लिखना, सजा सजा कर एकदम कलम को प्यार से पकड़ के उसे लिखना है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट के तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए किन्हें भाग्य जी, और देखिए अब यहाँ लिखा है फेमस वर्क्स लीफ ऑफ ग्रास, अपने लैंग्वेज में लिखना है। आप लिखोगे कि हिज फेमस वर्क्स क्या क्या थे बाबू, नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, लीव्स ऑफ ग्रास लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट था, ओ कैप्टन, बताए थे ना बाबू, ओ कैप्टन एंड ओ कैप्टन, इसमें एक कैप्टन की कहानी है, समझ रहे हैं मेरी बात, ये उनके द्वारा लिखा हुआ है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे क्या करेगा, प्रश्न पूछ देगा। वो कहेगा भाई बताइए, लीव्स ऑफ ग्रास हैज बीन कंपोज बाय, ऑप्शन नंबर ए अभिमन्यु सर, ऑप्शन नंबर बी आपका दे देगा वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए कि अमित सर दे दिया, तो आपको पता रहेगा वाल्ट व्हिटमैन, तो लिख दीजिएगा। अब अमित सर पर टिक मारिएगा तो दिक्कत हो जाएगा क्यों ना, इसलिए इसको याद रख लेना, क्या, लीव्स ऑफ ग्रास, और दूसरा क्या याद रखना है, ओ कैप्टन एंड ओ कैप्टन। समझ में आ गई बातें।